हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरुसाला में। आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र का करेंट अफेयर देखने वाले हैं दृष्टि। और इसमें देखिए 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के करेंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसका संकलन इसमें किया गया है। और ये वार्षिक संकलन है। और इसमें आपको जो सूक्ष्म दृष्टि था वो पहले पूरा कराया जा चुका है। आज के वीडियो में हम लोग इसका राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे पहले इसमें है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो इसके बारे में देखिए, इसके हर करेंट में जैसे ये दिया हुआ है, इसके हर करेंट में थोड़ा सा यहाँ संदर्भ दिया हुआ है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल परिदृश्य दिया हुआ है। उसके बाद जो करेंट में अभी घटनाएं हैं, करेंट से जुड़ी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं। भारत के संदर्भ में समकालिक चुनावों से क्या तात्पर्य है? तो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव से मतलब है, तात्पर्य जो है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय, इन सभी का चुनाव एक साथ कराए जाने से संबंधित है। एक राष्ट्र एक चुनाव, और इसे एक देश एक चुनाव ONOE भी ये नाम याद रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए पहले क्या था, देश में वर्ष 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन होते थे अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे। और इसके बाद यह चक्र टूट गया और अब जो है निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत अधिक व्यय होता है, मतलब खर्च होता है। साथ ही हर बार आदर्श आचार संहिता लगता रहता है। इस सब की वजह से लंबे समय तक लागू रहता है आदर्श आचार संहिता जो होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट कार्य रुक जाता है, विकास नहीं हो पाता है। तो इनके ये व्यवधान उत्पन्न करता है, हर बार चुनाव, हर समय चुनाव। तो और साथ ही भारत के जो विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी, 170वीं रिपोर्ट जो सौंपी थी, उसमें इन्होंने प्रत्येक वर्ष बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किए जाने की इन्होंने भी सिफारिश किया था। अब स्मरणीय तथ्य क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। और यह प्रस्ताव जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिया था। तो ये जो अध्यक्ष थे इसमें कौन थे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव जो है 2 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण कौन सा होगा? तो लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। और द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकाय के चुनाव आयोजित होंगे। तो दूसरे चरण में स्थानीय निकाय का चुनाव होगा और पहले चरण में आपका लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। और साथ ही 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकायों का चुनाव होना जरूरी है। समकालीन चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। पहला है, एक तो संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा क्या होगा, विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। साथ साथ निर्वाचन से पहले कि अभी
प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 क्या कहता है, संसद के सदनों की अवधि जो है अनुच्छेद 83 है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा। इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होने के 100 दिन, ठीक है, 100 दिन के भीतर आयोजित करने हेतु एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा। उपयुक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। प्रथम शर्त क्या है कि दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना आवश्यक है। तो 50% + 1 यहाँ पे मतदान करना जरूरी है। और दूसरी शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए इसके साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 संशोधन के पक्ष में होना चाहिए। तो ये दोनों शर्त बहुत ज़रूरी है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी तो अधिनियम बन सकेगा। द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, केंद्र एवं राज्यों के चुनावों के 100 दिन के अंदर में कराए जाने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। तो ये सभी जरूरी हैं। इसके बारे में देख लीजिए, जो समिति गठित की गई थी 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, तो ये 8 सदस्यीय समिति थी। गठन इसका 2 सितंबर 2023 को हुआ था। अध्यक्ष इसके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। और सदस्य कौन कौन थे एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में दे सकता है इसलिए ज़रूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो हैं NK सिंह थे, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे थे, और संजय कोठारी जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग से संबंधित है वे थे, और अर्जुन राम मेघवाल ये भी थे, विशेष आमंत्रित सदस्य थे ये अर्जुन राम मेघवाल। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, नाम को भी याद कर लीजिएगा ताकि ऑप्शन में रहे तो लगा दें आराम से। सचिव कौन है, नितेन चंद्र हैं, सचिव भारत सरकार, विधि एवं कार्य विभाग द्वारा। रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है रिपोर्ट मार्च में। आगे देखेंगे, अब नेक्स्ट है PM आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी दी गई है। तो 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दिया। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना का उद्देश्य क्या था, PM आशा योजना जो है इसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना। ठीक है, स्पष्ट है कि यह योजना जो है किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदान करने पर आधारित है। अब इसके बारे में देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य। तो 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है, और इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। PM आशा के अंतर्गत अब निम्न घटक शामिल होंगे। अब क्या क्या घटक इसमें शामिल है, तो मूल्य समर्थन योजना, ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है, और मूल्य स्थिरीकरण कोष है, PSF, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, मूल्य घाटा, 4 चीज़ें हैं इसमें, तो 2 हो गया, मूल्य घाटा भुगतान योजना, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, और बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हो जाएगा। PM आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पादों हेतु
उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ये पीएम आशा योजना थी। अब आगे है नेक्स्ट योजना, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, ये अभियान है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग जो है 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें स्मरणीय तथ्य है 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दिया है। और इस अभियान के लिए जो कुल परिव्यय होगा तो ये 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें जो केंद्रीय हिस्सा होगा 56,333 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा जो है इसमें 22,823 करोड़ रुपए होगा। इस अभियान में 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गाँव वाले 549 जो जहाँ पे जनजातीय बहुल गांव हैं वहाँ के 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल किए जाएंगे। और इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। आगे है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना तथा जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। ठीक है, ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देखें तो ये 10.45 करोड़ है। एसटी जो है ये देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समूह है। तो ये भी याद रखिएगा कि 705 से अधिक जनजातीय समूह है और जनसंख्या कितनी है 10.45 करोड़ है। आगे देखेंगे बायो राइड योजना को मंजूरी। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ये चौथा संस्करण था। 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना को मंजूरी दिया गया है। बायो राइड योजना को, तो बायो राइड का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है इसका? तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, ये इसका फुल फॉर्म है। बायो राइड का बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी को 2 योजनाओं जैसे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया है। तो इन दोनों योजनाओं का इसमें विलय किया गया है। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। एकीकृत योजना बायो राइड का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से 25-26 के दौरान किया जाएगा। ठीक है, तो ये 21-22 से 25-26 के दौरान किया जाएगा। बायो राइड योजना जो है नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी। इसके साथ ही बायो E3 नीति को मंजूरी दिया गया है। तो 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 में कौन कौन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दिया गया है। बायो E3 क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी,
इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट नीति, इसका फुल फॉर्म हुआ E3। इसका उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। बायो E3 नीति 6 व्यापक फोकस क्षेत्रों पर आधारित है। ये 6 कौन से हैं? तो जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग, और भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। ये सभी 6 हैं। इस नीति के तहत बायो निर्माण, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था, जो 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत चली, और ये नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की जो अधिकतम गति है ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। अभी क्या है न्यूज़ में? तो 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। मेट्रो ट्रेन का, वंदे मेट्रो ट्रेन का। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में किया गया है, अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया गया है। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का जो पुनर्नामकरण है ये नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। आधिकारिक रूप से नमो भारत रैपिड रेल इसको नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल जो है पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न होगा, और इसमें क्या है कि शहरी मेट्रो ट्रेनें जो है आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत संचालित होती है, जबकि जो ये नमो भारत रैपिड रेल है इसको अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन जो है शहरी केंद्रों को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगी, जिससे पहुंच में वृद्धि होगी, जबकि यात्रा में लगने वाले समय में कटौती होगा। तो इस तरह ये था रैपिड रेल। अब आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट में देखेंगे मिशन मौसम। मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति दी है। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो मिशन मौसम जो है मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। ये कौन कौन है? भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा। ये तीनों हैं। मिशन मौसम की परिकल्पना जो है एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में किया गया है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगा। मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। इसके लिए इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और AI एवं मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसी में है। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसरों और उच्च प्रदर्शन करने वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार एवं उपग्रह प्रणालियां शामिल की जाएंगी। यह मिशन जो है मौसम की चरम घटनाओं
और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा ये मिशन। अब नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2019 में। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था शहर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों 2024 तक जो पार्टिकुलेट मैटर है PM अर्थात PM10 एवं PM 2.5 के स्तरों में 20 से 30% की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य है वायु गुणवत्ता के आधार पर 130 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों की जो रैंकिंग तैयार करने के लिए उन्हें जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुल 130 शहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। श्रेणी 1 में 47 शहर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। श्रेणी 2 में 43 हैं जो 30 से 10 लाख की जनसंख्या वाले हैं। और श्रेणी 3 में 40 शहर हैं जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं। प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शहरों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अब इसका देखते हैं स्मरणीय तथ्य। तो 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे 7 सितंबर को ये मनाया जाता है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसी के अवसर पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया है। तो देखते हैं इसको किसमें किसको कितना क्या पुरस्कार मिला है। तो श्रेणी दिया है, रैंक दिया है, शहर दिया है और राज्य दिया है। तो श्रेणी 1 में 1 पे है, श्रेणी 1 में फर्स्ट है सूरत, दूसरे नंबर पे जबलपुर और तीसरा जो है आगरा को मिला है। और सूरत गुजरात में है, जबलपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा, आगरा आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। श्रेणी 2 के तहत श्रेणी 2 के दर पहला जो है फिरोजाबाद को मिला है, यूपी में है, दूसरा अमरावती को मिला है जो महाराष्ट्र में है और तीसरा जो है झांसी को मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश में। श्रेणी 3 में देखिए तो पहला रायबरेली, दूसरा नलगोंडा और तीसरा नालागढ़। रायबरेली पता ही आपको उत्तर प्रदेश में है, नलगोंडा जो है ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, नालागढ़ आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं, श्रेणी, रैंकिंग और शहर। तो श्रेणी 1 में 3 पे है आगरा, 4 पे है लखनऊ, 5 रैंकिंग है कानपुर की, 13 है वाराणसी, ये तो याद ही कर लीजिएगा, 22 पे है गाजियाबाद, 24 पे है प्रयागराज और 29 पे है मेरठ। दूसरे में श्रेणी 2 में देखा जाए तो पहले नंबर पे फिरोजाबाद है और तीसरे पे झांसी है, चौथे पे गोरखपुर, छठे पे नोएडा और 11 पे मुरादाबाद है, 18 पे बरेली है। श्रेणी 3 के अंतर्गत 1 नंबर पे रायबरेली, फिर तीसरे पे अनपरा, 16 पे खुर्जा और 18 पे गजरौला है। तो ये था रैंकिंग वाला। अब नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन SBM जो है भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और यह जो है विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। यह मिशन जो है देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से और देश को खुले में शौच से मुक्त ODF करने पर केंद्रित है और यह अद्वितीय कार्यक्रम जो है अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। स्मरणीय तथ्य देखेंगे तो 2 सितंबर अभी करेंट में 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल नेचर में एक लेख प्रकाशित किया गया है और इसमें क्या है कि देखते हैं कि इस लेख का जो शीर्षक था ये क्या था कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम भी प्रकाशित किए गए हैं। इसके अनुसार क्या है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अंडर 5 MR जो है के मध्य संबंध की जांच के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। तो इस अध्ययन में क्या पता चला कि शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की इसमें पड़ताल की गई है। इसके अनुसार देखिए क्या है कि जो ये एक दशक 2011 से 20 की अवधि रही उसमें 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिलों के आंकड़े का इसमें विश्लेषण किया गया था। इसमें क्या था कि उपयुक्त क्षेत्रों में प्रति हजार जो है जीवित जन्मों पर IMR और U5MR पर ध्यान केंद्रित किया गया है। IMR और U5 अभी हम लोगों ने इसको देखा, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो है, तो ये दोनों ही हैं इसमें। तो इस पे ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके अनुसार क्या है कि ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया। ठीक है, इसमें विपरीत संबंध पाया गया। इसके परिणाम क्या दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर जो IMR है इसमें औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी और जो अंडर 5 MR है ये 1.1% बिंदुओं तक की कमी इसमें दर्ज किया गया है। तो SBM के तहत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिले में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर ये IMR में 5.3 और U अंडर 5 MR में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। SBM के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय के प्रावधान ने प्रति वर्ष लगभग 60 से 70 हजार नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में योगदान दिया है। नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 चलाया गया है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन जो है 17 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा, 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस से पहले किया जाता है। 2 अक्टूबर 2024 से पहले किया जाता है। इस बार 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया गया। इस अभियान का जो आयोजन है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है इसका जो केंद्रीय विषय है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। 4S है। पहले S से स्वभाव, फिर स्वच्छता, फिर संस्कार और फिर स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये है। अब नेक्स्ट देखेंगे 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। तो भारत का विधि आयोग एक
विधि आयोग के बारे में जान लेते हैं। गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना, ठीक है, नोटिफिकेशन द्वारा इसका गठन किया जाता है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है और यह जो है आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को सिफारिश करती है, ठीक है। स्मरणीय तथ्य, तो 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दिया है और इनका क्या कार्य जो काल क्या है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्षों के लिए है। तो भारत के विधि आयोग जो 23वें विधि आयोग हैं, इसमें निम्न व्यक्ति शामिल होंगे। तो 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, ठीक है। सदस्य जो है सचिव सहित है। सचिव होंगे विधि कार्य विभाग, ये पदेन सदस्य के रूप में, सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और 5 अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। 5 अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। विधि आयोग का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। न्यायमूर्ति जो है ऋतुराज अवस्थी जो हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल कृषि मिशन। भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके बाद केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को आच्छादित किया जाएगा। इस वित्त वर्ष डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा और इसका लक्ष्य क्या रहेगा, 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्री को अद्यतन अपडेट करना इसका लक्ष्य है। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इस मिशन के हेतु क्या है, कुल परिव्यय जो होगा 2817 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1940 करोड़ रुपए है। यह मिशन जो है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का जो उद्देश्य है, एक ही मंच पर एक समेकित डाटाबेस का निर्माण करना है इसका लक्ष्य। इससे क्या होगा, कई डेटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रखरखाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके फलस्वरूप किसान जो हैं अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे तथा विभिन्न लाभ और सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस मिशन के फलस्वरूप किसान जो है बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्हें विभिन्न कार्यालयों या सेवा प्रदाताओं के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होने की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब इसके फायदे होंगे। अब डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ जो है इनके देखेंगे तो डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया है जिससे विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सके। यह मिशन जो है 2 मूलभूत स्तंभों पर है। एक तो है एग्री स्टेक, दूसरा है कृषि निर्णय सहायक प्रणाली।
इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल की गई है। उपयुक्त तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को तो सक्षम बनाएगी, साथ ही कृषि क्षेत्र के समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। एग्री स्टैक क्या है? किसान की पहचान। इसे एक किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेजी से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एग्री स्टैक में 3 प्रमुख घटक हैं। किसान रजिस्ट्री होगा, भू संदर्भित गांव के नक्शे बनाए जाएंगे और बोई गई फसल की रजिस्ट्री होगी। एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। आधार कार्ड की ही तरह अब किसानों को एक आईडी दिया जाएगा, किसान आईडी, जो उनके लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस किसान आईडी का सृजन और रखरखाव राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा। यह किसान आईडी जो है भूमि अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल और प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान संबंधी डेटा से जुड़ी होंगी। किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई है। तो पहला है उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद, दूसरा गुजरात गांधीनगर, और तीसरा है महाराष्ट्र बीड, और हरियाणा के यमुनानगर, पंजाब में फतेहगढ़ साहिब, तमिलनाडु में विरुद्धनगर। ये 6 राज्य हैं। प्रायोगिक परियोजनाएं यहाँ पे संचालित की जा रही है। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ और 25-26 में 3 करोड़ और 26-27 में 2 करोड़ किसानों की किसान आईडी का निर्माण किया जाएगा। 2 वर्षों के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा। इसमें वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वर्ष 2025-26 में सभी जिलों को आच्छादित किया जाएगा। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, तो यह प्रणाली जो है फसलों की मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। अब देखेंगे मृदा प्रोफाइल मैपिंग के तहत क्या होगा। तो इस मिशन के तहत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज का अनुमान प्रदान करेगा। यह कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। अब नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान किया था। और यह जो है देश में अर्धचालकों सेमीकंडक्टर जो होते हैं एवं डिस्प्ले पारितंत्र के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के लिए कुल जो परिव्यय है मतलब खर्च जो है 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। इसके तहत अर्धचालकों एवं डिस्प्ले विनिर्माण के साथ साथ डिजाइन के क्षेत्र में भी कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। अर्धचालकों एवं डिस्प्ले पारितंत्र के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। और इस मिशन का जो नेतृत्व है अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। स्मरणीय तथ्य देखेंगे 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने सानंद
सानंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है। सानंद गुजरात में है और यह जो है अर्धचालक इकाई कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। यह प्रस्तावित इकाई जो है 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन जो क्षमता है 60 लाख चिप्स प्रतिदिन वो होगा। इस इकाई में उत्पादित चिप्स का औद्योगिक, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि क्षेत्रों के विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जा सकेगा। इसके पहले जून 2023 में केंद्र सरकार ने सानंद गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई स्थापना की थी और ये स्थापना के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। पुनः 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। ये 3 इकाई का है धोलेरा, ये कहाँ है? गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब धोलेरा गुजरात में। टीईपीएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह सेमीकंडक्टर फैब जो है पीएसएमसी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ताइवान की साझेदारी में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो सेमीकंडक्टर है ताइवान की साझेदारी में स्थापित किया जाएगा और इसकी जो क्षमता होगी 50,000 WSPM होगी। बफर्स स्टार्स पर मंथ इसका फुल फॉर्म है। यह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी। अब दूसरा जो है, ये तो पहला था धोलेरा में, फिर असम में अर्धचालक इकाई ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मोरीगांव असम में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना करेगा और इसकी जो है यह इकाई 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता जो है 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगा। सानंद गुजरात में अर्धचालक इकाई सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा सानंद गुजरात सुविधा स्थापित की जाएगी। यह अर्धचालक इकाई रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड की साझेदारी में स्थापित की जाएगी। दोनों की साझेदारी में विशिष्ट चिप्स के उत्पादन के लिए इस इकाई की स्थापना 7600 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन जो क्षमता होगी 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी। 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीनों अर्धचालक इकाइयों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। अब देखेंगे भारत अमेरिका साझेदारी। तो 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? ITSI कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने एवं उसमें विविधता लाने के लिए अवसरों का पता लगाना है। उल्लेखनीय है कि ITSI कोष का सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के 124 अनुच्छेद जो 124 है इसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे केनिया थे और
ये 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष की शुरुआत किया है। 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। आगे अब स्मरणीय तथ्य देखेंगे। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है ये नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए दर्शाया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त द्वारा घेरा गया है, जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक लिखा है, यतो धर्मस्ततो जय। इसका अर्थ क्या है? जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पर सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें और आगे देखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक सिक्का एवं स्मारक टिकट जो है डाक टिकट जारी किया। वार्ड 1 पत्तन का शिलान्यास। वर्तमान में देखिए भारत में 12 महापत्तन है जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा ये शासित होते हैं। भारत में वर्तमान में स्थित पत्तन जो है सुदृढ़ ग्राहक आधार, बुनियादी ढांचा और अवसंरचना आदि सुविधाओं से लैस है, लेकिन विस्तार संबंधी बाधाओं के कारण उनकी परिचालन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं हो पाएगी। कंटेनर पोतों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई पत्तन आदि पर संकुलन पहले से ही गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के पश्चिमी तट पर गहरे पत्तनों का विकास करना आवश्यक हो गया है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ड 1 पत्तन का शिलान्यास किया और यह पत्तन जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट स्थित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी। भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की जो कुल लागत है 76,220 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का निर्माण जो है वार्ड 1 पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ज्ञात है कि BPPL ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और MMB महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी जो है 74% क्रमशः और 26% है। वार्ड 1 पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा और यह जो है भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन जो है विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। यह पत्तन पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह पत्तन बड़े कंटेनर पोतों तथा अति विशाल मालवाहक पोतों को आसानी से ठहराने की क्षमता प्रदान करेगा। इस प्रकार यह पत्तन एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करने के माध्यम से देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। आगे अब देखेंगे इसके वार्ड 1 जो है ये पत्तन 2035 में 15 मिलियन TEU कंटेनर क्षमता को जोड़ेगा, जो 2040 तक बढ़कर
23.9 मिलियन TEU हो जाएगा। अब भारत के जो 12 मेजर पोर्ट है देखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन जो है कोलकाता में है, हल्दिया सहित, और पारादीप पत्तन आपका उड़ीसा हो जाएगा, विशाखापट्टनम जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कामराजर पत्तन जो है तमिलनाडु, चेन्नई पत्तन तमिलनाडु, PO चिदम्बरनार पत्तन जो है तुत्तुकुट्टी तमिलनाडु में, दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात में, मुंबई पत्तन जो है महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र हो जाएगा, मुरगांव आपका गोवा हो जाएगा, और नौ मंगलूर पत्तन कर्नाटक, कोचिन पत्तन कोची केरल में हो जाएगा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है 4 जून 2024 को। ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। यह चौथा संस्करण था। इस सूचकांक का जो विकास है विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। इस सूचकांक के तहत कंटेनर पोतों द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। सूचकांक के अनुसार वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई पत्तनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस सूचकांक में शीर्ष 20 स्थानों में से 13 स्थानों पर इसी क्षेत्र के पत्तन शामिल थे। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का जो यांगशान पत्तन है प्रथम स्थान पर रहा। इस सूचकांक में इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों में से भारत के 9 पत्तनों को शामिल किया गया है। 2023 में विश्व के शीर्ष 20 पत्तनों की सूची में विशाखापट्टनम जो है ये आपका 19वें स्थान पे है, और 2022 में देखा जाए तो ये 115वें स्थान पे था। अब ये शीर्ष रैंकिंग दी हुई शीर्ष 100 पत्तनों में जो शामिल भारतीय पत्तन है देखेंगे तो 19वीं रैंक पे है विशाखापट्टनम पत्तन, 27वें पे मुंद्रा पत्तन ये गुजरात में है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 41वें रैंक पे पीपा वाव पत्तन गुजरात, 47वें पे कामराजर पत्तन तमिलनाडु, 63 पे कोचिन पत्तन केरल, 68 पे हजीरा पत्तन गुजरात, 71 पे कृष्णापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश, 80 चेन्नई पत्तन तमिलनाडु, 96 नंबर पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दिया गया है। NICDP क्या है? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है और भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम ये है। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में करने की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति दी गई है। इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल है और इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही विकसित किया जा चुका है, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड शहरों की स्थापना को मंजूरी दिया गया है। 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ये 12 परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लेकर आएंगी। ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई है। हरियाणा एवं जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। नए स्वीकृत जो औद्योगिक शहर हैं इनके नाम खुरपिया उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दीदी आपका महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरल में, आगरा जो है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार,
जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, कोपर्थी आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली राजस्थान में। NICDP 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे, तो ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा और विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, बंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, उड़ीसा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा और हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बंगलुरु औद्योगिक गलियारा, कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक CBCI का विस्तार, दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा, ये सभी हो जाएगा। NICDP 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर कौन कौन है? धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात हो जाएगा। औरंगाबाद औद्योगिक जो है शहर महाराष्ट्र हो जाएगा। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश। अब देखेंगे एकीकृत पेंशन योजना के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ एक नई एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है और इस नई योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभार्थी हैं, उनके पास UPS पर स्विच करने का एक मुफ्त विकल्प होगा। राज्यों को अपने कर्मचारियों को UPS के ढांचे के तहत लाने का विकल्प प्रदान किया गया है। 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। स्मरणीय तथ्य देखेंगे 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना UPS को मंजूरी दिया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें सबसे पहले सुनिश्चित पेंशन है। कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीने जो होंगे उसमें प्राप्त औसत मूल वेतन, ठीक है, औसत मूल वेतन जो होगा उसका 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन में दिया जाएगा। हालांकि उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम जो है 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही UPS के तहत पेंशन के पात्र होंगे। अब दूसरा है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, तो किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। तीसरा है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। यह योजना जो है न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी देता है। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। आगे अब देखेंगे सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि के लिए भी पात्र होंगे। UPS के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन का 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% का होगा। अब आगे देखेंगे NPS वात्सल, ये क्या है? अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन वात्सल्य की घोषणा की गई है और यह जो है यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक जो हैं इस योजना के पात्र हो जाएंगे। सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा।
बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक समान एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल योजना वात्सल को लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ की शुरुआत जो है 2015 में हुआ था। एनआईआरएफ जो है देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। तो ये उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है और इसमें इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण जो था 2016 में जारी किया गया था। अभी देखिए क्या है, तो 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है और यह रैंकिंग जो है नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई है। यह इंडिया रैंकिंग जो है नवा संस्करण है। इसमें 8 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। पहला समग्र, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय, फिर अनुसंधान संस्थान, नवाचार, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, ये सभी 3 नई श्रेणियां जो हैं यथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल की गई। आगे नेक्स्ट देखेंगे। उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत भी संस्थानों को रैंक प्रदान किया जाता है। समग्र श्रेणी में देखें तो लगातार 6ठे वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभियांत्रिकी विषय में देखें तो IIT मद्रास को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है। विश्वविद्यालय श्रेणी में बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है। यह संस्थान जो है अनुसंधान संस्थान श्रेणी में लगातार 4थे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। तो ये इंडिया रैंकिंग शीर्ष स्थान देखेंगे समग्र श्रेणी में। तो पहला IIT मद्रास है, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान है, पहले वाले का 86.42 इसका स्कोर है और फिर चौथे स्थान पे IIT दिल्ली है और 5वें पे आपका IIT कानपुर हो जाएगा। इंडिया रैंकिंग उत्तर प्रदेश के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में समग्र में IIT कानपुर जो है 5वें रैंक पे है, 11वें रैंक पे BHU है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है 16वें पे है, 30 नंबर पे IIT BHU है। MET विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में है, इसका रैंकिंग 49 है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 58वें नंबर पे लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 88वें पे है। 95वें रैंक है शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। अब इंडिया रैंकिंग 2024 विभिन्न श्रेणियों में देखेंगे शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान। जैसे विश्वविद्यालय श्रेणी में आपका हो गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु हो गया कर्नाटक, ठीक है। कॉलेज श्रेणी में आपका हिंदू कॉलेज हो गया दिल्ली। अनुसंधान श्रेणी में आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु हो गया। नवाचार श्रेणी में IIT बॉम्बे। मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। आगे देखेंगे अब हम लोग कौशल विश्वविद्यालय में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु हो जाएगा। इंडिया रैंकिंग 2024 में विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान। तो अभियांत्रिकी में IIT मद्रास है, प्रबंधन में IIM है, IIM अहमदाबाद है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई,
विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला एवं नियोजन में IIT रुड़की हो जाएगा। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अब नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड जो है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। तो ये क्या है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। और ये GEP सूचकांक जो है निम्न 4 स्तंभों पर आधारित है। क्या क्या है? वायु, जल, मृदा, वन। इन 4 पर्यावरणीय कारकों में अगर सुधार हो रहा है तो GEP सूचकांक में वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे ज्ञात होता है कि उक्त भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल है और विकासात्मक गतिविधियों के बावजूद भी यह स्थिर और सुधारात्मक है। इसके विपरीत पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार न होने या उसमें गिरावट दर्ज होने या उसमें नकारात्मकता प्रदर्शित होने की स्थिति में GEP सूचकांक में गिरावट देखने को मिलती है। स्मरणीय तथ्य देखेंगे 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभ आरंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस सूचकांक को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। उत्तराखंड GEP सूचकांक का आकलन 4 मुख्य घटकों जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर किया जाए है। उत्तराखंड में GEP के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। GEP सूचकांक जो है यह निर्धारित करेगा कि राज्य में विकासपरक योजनाओं के साथ साथ जल, मृदा, वायु एवं वन में क्या परिवर्तन आए हैं। इस सूचकांक के परिणामों के विश्लेषण से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। अब देखेंगे नेक्स्ट SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स जो है का प्रकाशन 2018 में किया गया था। SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र एवं UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। इसका उद्देश्य है SDG को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना। इस सूचकांक का उद्देश्य जो है वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। साथ ही यह सूचकांक जो है उन संवेदनशील क्षेत्रों और क्षेत्रीय अंतरालों की पहचान करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करता है जिन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण जारी किया गया। इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का विषय क्या रहा? विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण जो है 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उपलक्ष्यों और 113 संकेतकों पर आधारित है। SDG इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण के तहत प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 SDG पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना की गई है। लक्ष्यवार स्कोर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र स्कोर या कंपोजिट स्कोर की गणना की जाती है। समग्र स्कोर जो है 0 से 100 की रेंज में विस्तारित होते हैं। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र SDG स्कोर के आधार पर निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आकांक्षी जो 0 से 49 के अंक के बीच, दूसरा प्रदर्शनकर्ता 50 से 64 अंक के बीच और अग्रणी 65 से 99 अंक के बीच और लक्ष्य प्राप्त करता 100 अंक हो जाएगा जो 100 पाएंगे।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर जो है 71 दर्ज किया गया है, 71। और 2020-21 और 2023-24 के मध्य देश में एसडीजी 1 जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, एसडीजी 8 जो सभ्यकार और आर्थिक विकास से संबंधित है, और एसडीजी 13 जो है ये आपका जलवायु कार्रवाई में से संबंधित है। तो इन तीन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है और इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत जो है अग्रणी श्रेणी में आ गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों के समग्र स्कोर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। 2023-24 में कुल 32 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में थे। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, स्कोर में वृद्धि 25 हुआ है। दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे पे उत्तराखंड है और सिक्किम चौथे स्थान पे और हरियाणा 5वें। तो इनमें सुधार हुआ है, ठीक है, सुधार। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग जो है केरल एवं उत्तराखंड, ठीक है, को शीर्ष स्थान मिला है। केरल और उत्तराखंड दोनों का 79 स्कोर है और इनको शीर्ष स्थान मिला है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है, चंडीगढ़ को। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 शीर्ष राज्य देखेंगे। पहले स्थान पर केरल उत्तराखंड है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, चौथे पे आपका गोवा हिमाचल प्रदेश, छठे पे सिक्किम पंजाब, 8वें पे कर्नाटक है और 9वें पे गुजरात आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये तीनों हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रैंकिंग अंतिम 6 रैंकिंग पर देखा जाए तो सबसे नीचे जो है बिहार ही है, आपका 28वें रैंक पे है, इसका स्कोर है 57, ठीक है। और झारखंड 27वें पे है, 25 पे है नागालैंड मेघालय, 23 पे है अरुणाचल प्रदेश असम, 22 पे उड़ीसा है, 18 पे राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है 18वें पे है और इसका स्कोर जो है 67 है और इसके साथ साथ राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ है, दूसरे स्थान पर पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर है, चौथे स्थान पे अंडमान निकोबार है और दिल्ली 70 है पाया। लक्षद्वीप है छठे स्थान पे, दादर नागर हवेली 8वें स्थान पे लद्दाख है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यों का प्रदर्शन में आकांक्षी देखिए कोई नहीं है, आकांक्षी कोई नहीं है। अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं 50 से 64 जो स्कोर पाए हैं उसमें नागालैंड मेघालय झारखंड बिहार भी इसी में, ठीक है, परफॉर्मर में बिहार है 50 से 64 के बीच में इनका स्कोर है। अग्रणी राज्य में देखें तो केरल है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो यूपी आपका इसमें अग्रणी में है, इसका स्कोर 65 से 99। देखिए लक्ष्य प्राप्त करता 100 किसी ने नहीं पाया है तो इसमें कोई नहीं था, 2 चीज़ों में कोई नहीं है, आकांक्षी और लक्ष्य प्राप्त करता में। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन में आकांक्षी में कोई नहीं है, अच्छा प्रदर्शन में कोई नहीं है, बाकी सभी इसमें लगभग सारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अग्रणी फ्रंट रनर में हैं, फ्रंट रनर। और लक्ष्य प्राप्त कर तो बिल्कुल कोई ही नहीं है। तो अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट है एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो एसडीजी लक्ष्य और जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश, लक्ष्य 1 में गरीबी उन्मूलन है तो इसमें तमिलनाडु, दादर नागर हवेली और दमन दीव। लक्ष्य 2 में भूखमरी की समाप्ति है और इसमें केरल पुडुचेरी है। लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण है और ये गुजरात और दिल्ली इसमें शामिल है। लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केरल और दिल्ली हो जाएगा। 5 में है लैंगिक समानता, ये सब भी याद रखिएगा। 5 में क्या है, 6 में क्या है, 1 में क्या है।
5 में है लैंगिक समानता, नागालैंड और लक्षद्वीप पे है। 6 में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है और गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 7 में देखेंगे तो ये सारे हैं। 7 में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसमें है उत्तर प्रदेश, इसमें है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश। लक्ष्य 8 में आपका सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख है। लक्ष्य 9 में गोवा, पुडुचेरी है और इसमें क्या है, लक्ष्य 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है। लक्ष्य 10 में ये आपका असमानताओं में कमी संबंधित है, ये गोवा, पुडुचेरी में। लक्ष्य 11 में सतत शहर और समुदाय, तो ये महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है इसमें। लक्ष्य 12 आपका उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन हो जाएगा, इसमें त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर है। लक्ष्य 13 में जलवायु कार्रवाई हो जाएगा, इसमें सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़ है। लक्ष्य 14 में जल के नीचे जीवन, पश्चिम बंगाल में है। लक्ष्य 15 में भूमि पर जीवन है, झारखंड, त्रिपुरा, दादर नागर हवेली सब इसी में है, नवंदीप। लक्ष्य 16 में देखेंगे शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं आता है, इसमें गुजरात और लद्दाख है। नेक्स्ट है देखेंगे संविधान हत्या दिवस। तो भारत के संविधान में उन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो देश या उसके किसी हिस्से की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रशासन को खतरे में डाल सकती है। ऐसी स्थितियों में जैसे युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, आंतरिक गड़बड़ी हो गई या सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल संबंधी प्रावधान दिया गया है और ये जो अनुच्छेद हैं 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद, इसमें आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और स्वतंत्रता के बाद अब तक जो है 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सबसे पहले भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के लागू रहने के दौरान ही आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपयुक्त दोनों आपातकाल जो है मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए। अब आगे इसका देखेंगे स्मरणीय तथ्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी किया है। साथ ही इसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादती और अत्याचार किए गए। अतः उक्त आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया। इस अवधि में तत्कालीन तानाशाही सरकार ने लोगों को असंख्य
असंख्य यातनाएं दी और मीडिया की आवाज़ को भी दबा दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने जाने के बाद ओम बिरला ने 25 जून 1975 की आपातकाल की घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान सदन में आपातकाल में आहत हुए देश के नागरिकों का स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया था। ओम बिरला ने भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार दिया। अब नेक्स्ट है हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार ने 17 सितंबर है, तो 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही इसे 12 मार्च 2024 को ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया। हैदराबाद को मुक्त कराने वाले शहीदों की याद में और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था। ठीक है, हैदराबाद जो था, यह क्षेत्र जो है 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया। अब नेक्स्ट है वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। तो वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन वैश्विक हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से वे सहयोग एवं नवाचार कर एआई के भविष्य को आकार दे सकते हैं। एआई नवाचार में स्वयं को विश्व में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने की भारत की आकांक्षा के दृष्टिगत वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। स्मरणीय तथ्य 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन में कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डाटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप वित्त पोषण और सुरक्षित एआई जैसे क्षेत्रों में एआई के विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभों के अनुरूप है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की है। GPAI जो है एक बहुहितधारक पहल है जिसे जून 2020 में लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था और GPAI के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। वर्ष 2024 में भारत में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है। भारत जो है GPAI का 2024 में प्रमुख अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रौद्योगिकियों में प्रगति और नवाचार पर प्रकाश डालने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया। यह प्रथम अवसर है जब
महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगीकृत किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसका अर्थ यह है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया। इंडिया एआई मिशन। तो इंडिया एआई मिशन क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम्स के निर्माण के विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस धारणा पर आधारित है कि मानव विचार की प्रक्रिया को मशीनीकृत किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को आच्छादित किया जा सकता है जो कंप्यूटरों को मनुष्यों की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती है। स्मरणीय तथ्य क्या है? मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस व्यापक राष्ट्रीय स्तरीय मिशन हेतु बजट परिव्यय 10,371.92 करोड़ रुपए निर्धारित है। यह विशाल बजटीय आवंटन जो है अगले 5 वर्षों के लिए है। इस मिशन को लॉन्च किया जाना भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इंडिया एआई मिशन के निम्न घटक हैं। ये सारे घटक हैं। इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता, इस स्तंभ के माध्यम से एक उच्च स्तरीय एवं विस्तार योग्य एआई कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा जो भारत में एआई के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स और अनुसंधान पारितंत्र की मांगों को पूरा करेगा। यह एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से 10,000 से अधिक जीपीयू को तैनात करके निर्मित की जाएगी। दूसरा है इंडिया एआई नवाचार केंद्र। तो यह एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान होगा जो अनुसंधान क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभाओं की व्यवस्थित तैनाती एवं प्रतिधारण सुनिश्चित करेगा। तीसरा है इंडिया एआई डेटाबेस मंच। इसे इंडिया एआई के स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यह पहल बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की क्षमता वाले प्रभावशाली एआई समाधानों को विकसित करने, उनका विस्तार करने और उन्हें अपनाने को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। इस स्तंभ का लक्ष्य जो है सभी शैक्षणिक स्तरों पर एआई शिक्षा का विस्तार करना और टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में डाटा और एआई प्रयोगशालाओं की स्थापना करना है। चौथा है इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण। ठीक है, तो इसको देखेंगे। वित्त पोषण, यह स्तंभ जो है नवाचारी एआई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण तक सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करने के माध्यम से डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करता है। सातवां है सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई। यह स्तंभ जो है एआई के उत्तरदायी विकास, तैनाती और अंगीकरण को सुनिश्चित करने पर ही है ये। चलिए आगे देखते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023। तो दूरसंचार विधेयक 2023 जो है 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा तथा 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में से कुछ प्रावधान जो है 26 जून 2024 को तथा कुछ प्रावधान जो है 5 जुलाई 2024 को लागू किया गया। दूरसंचार अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य जो है दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन और उससे जुड़े हुए मामलों से संबंधित कानून को
संशोधित और समेकित करना है। स्मरणीय तथ्य देखेंगे, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से पहले प्राधिकार प्राप्त करने की जरूरत होगी। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना, रेडियो उपकरण धारण करना। स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, सिवाय निर्दिष्ट उपयोग को छोड़कर, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। विज्ञापन संदेशों जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर का निर्माण, मालवेयर या निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ताओं को एक व्यवस्था प्रदान करना। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा इस प्रावधान को बरकरार रखा गया और इस फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। 30 अगस्त 2024 को दूरसंचार विभाग ने भारत के राजपत्र में दूरसंचार 2024 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य जो है, दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 24(1) के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यह अधिनियम जो है विभिन्न आपराधिक और सिविल अपराधों को निर्दिष्ट करता है। प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क या डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्रदान करना, प्राप्त करना और 3 वर्ष तक की कैद, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। प्राधिकार प्राप्त करने के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनधिकृत उपकरण रखने या अनधिकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत सख्त नियम किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितने सिम कार्ड हो सकते हैं, तो इसे भी नियंत्रित करता है। पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है और ये हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों जैसे कुछ क्षेत्रों में सीमा घटाकर 6 कर दी गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आगे आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, आगे भी करा दिया जाएगा आपका पूरा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।